नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल की ओर से सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के उत्सव में जाने से पूर्व हमने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए और उसके पश्चात फिर हम लोग जाते हैं। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का पर्व है, तो इस लोकतंत्र के पर्व में आप लोग ज़रूर तिरंगा झंडा फहराएं। और ये रामोत्सव की बेला है। जाहिर सी बात है कि रामोत्सव इसलिए क्योंकि अभी 22 तारीख को ही, इसी महीने में 22 तारीख को आपको मालूम होगा कि श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मूर्ति स्थापित हुई श्री राम लला की। 500 वर्षों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई। निश्चित रूप से कहते नहीं कि समय अवश्य लग जाता है, लेकिन बाद में धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है, और यही हुआ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों से जुड़िए, तो साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल शुभ न्यूज़ से भी जुड़िए। आप लोगों के लिए बेहतरीन और बेस्ट खबरों का सिलसिला सब पे जारी रहेगा। मैं आप लोगों से यह भी कहना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी भर्तियों के लिए रास्ता साफ हो चुका है। जाहिर सी बात है कि कल की अपडेट मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। कल मैं थोड़ा व्यस्त रहने के कारण से आप लोगों के बीच में तीसरी वीडियो लेकर नहीं आ पाया, कतिपय कारणों से। तो मैं इस पर आप लोगों को बताना चाहूँगा, जानकारी देना चाहूँगा। सुनिएगा इसको ध्यान से। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है कि तुषार मेहता, जो कि सॉलिसिटर जनरल हैं, इस समय के महाधिवक्ता हमारे देश के, उन्होंने हलफनामा बनवा लिया है। और जाहिर सी बात है 26 जनवरी है, तो कल की तारीख में वो हलफनामा दाखिल होगा। या हो सकता है कल भी ना दाखिल हो पाए, लेकिन सोमवार को 100% दाखिल हो जाएगा। और चूँकि ये उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, है ना, जिससे आप लोगों को रिलीफ मिल जाए, है ना। क्योंकि ये दशा और ये दिशा तय करेगी कि आगे अब होना क्या है ना। और इसके लिए लगातार सतत प्रयास की आवश्यकता है। और जब तक ये प्रयास नहीं होगा तब तक कुछ होगा भी नहीं, याद रखिएगा। इस प्रयास की इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व है, और लोकतंत्र में सबको ऐसे अवसर की प्रतीक्षा रहती है। बीएड डिग्री धारक किसी भी प्रकार से दोषी नहीं कहे जा सकते, क्योंकि सरकार ने ही अवसर दिया। 5 साल बाद वो अयोग्य घोषित हो गए, ये कहीं का न्याय नहीं है। हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय नियमों के अनुसार कार्रवाई करता है, नियमों के अनुसार उन्होंने कार्रवाई की है, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि अब इस पर कोई ठोस कदम उठाया जाए। तो इसके लिए एनसीटी ने अब बहुत सही मानक बनाया है, और इसमें हलफनामा जो दाखिल करने जा रहे हैं सॉलिसिटर जनरल, उनके अनुसार बीएड को सम्मिलित होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ लोग कहेंगे बीएड तो बाहर हो गया, कई कई फैसले भी आ गए, बिहार में भी ये नहीं हुआ, यहाँ भी ऐसे नहीं हुआ, एमपी में भी ऐसे नहीं हुआ। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग सच सच बताइएगा, अपने थोड़ा सा मन लगा करके, कि क्या एनसीटी ने कोई गाइडलाइन जारी की बाहर करने के लिए? ये कहा कि बीएड अब पात्र नहीं है? नहीं ना। तो इस प्रकार की बातें सिर्फ वही लोग कह सकते हैं जो आपको बरगला रहे हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं लगातार, कि बीएड बाहर हो गया, अब बीएड का कोई स्कोप नहीं है, प्राइमरी में कोई मतलब नहीं है ना। तो इस प्रकार की बातें उनको बोलने दीजिए, आप अपना काम करिए, आप, है ना, एकदम निश्चिंत होकर के इंतज़ार करिए। वेट एंड वॉच की स्थिति आप लोगों के लिए है। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, केवल इंतज़ार ही आपके लिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। इस बात को आप लोग अच्छी तरीके से जानते रहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, इन सभी भर्तियों के लिए आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि अब कैलेंडर जैसे ही आएगा, समझ लीजिए कि अवसरों की लाइन लग जाएगी। भर्तियों के लिए आपको भर्तियां मांगनी नहीं पड़ेंगी। एक बुलंद हौसले के साथ, एक बुलंद आवाज़ के साथ आप चाहें तो अपने विचारों को आराम से रख सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं।
इंटरव्यू भी होगा ना, तो उसमें आप तुमको विचारों को रखना पड़ेगा। आप अच्छा विचार रख पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को नौकरी मिलेगी, और अपने विचारों को नहीं रख पाएंगे, कुछ नौकरी जो है इंटरव्यू बेस पर भी होंगी। अब देखिए, जैसे चपरासियों की भर्ती है, बहुत दिनों से इंटर कॉलेजों में चपरासियों की भर्ती नहीं है, पता लगा स्टूडेंट से ही लोग काम करा लेते हैं, जाओ पानी लेके आओ, है ना, इस प्रकार की चीज़ें। तो अपने आप में ये हास्यास्पद स्थिति हो जाती थी। तो इसके लिए चपरासियों की भर्ती, क्लर्कों की भर्ती, क्लर्क का काम टीचर से करना पड़ता था, टीचर को काम करना पड़ जाता था, क्लर्कों की भर्ती, इन सब की भर्तियाँ बहुत दिनों से पेंडिंग हैं, बहुत दिनों से लटकी हुई थी। और जब ये अलग अलग आयोगों से रहती थी तो कहीं न कहीं कोई न कोई पेंच जाके फंस जाता था, जिसके चलते ऐसी समस्या आ जाती थी कि भर्ती हो ही नहीं पाती थी। अच्छा, अब इन पेंच को सुलझाने के लिए योग्यता में कभी जा कर के बवंडर मच जाता था। इनकी योग्यता कुछ है, उनकी योग्यता कुछ है, एलटी इसीलिए तो 3 साल से लटकी हुई है। नए आयोग के का ही इंतजार हो रहा है कि नया आयोग आए और इसकी इसकी योग्यता और इसकी योग्यता सेम हो जाए, उसके बाद में भर्ती शुरू हो जाएगी, चल पड़ेगी भर्ती, किसी प्रकार का कोई असमंजस नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि देखिए, हर कोई अगर अपने ओर से प्रयास कर रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर प्रयास कर रही है, थोड़ा देर ही सही, कहते नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, तो देर आए दुरुस्त आए वाली स्थिति है। तो भाई थोड़ा देर सही लेकिन बेहतर सही। रही बात ये कि कुछ लोग कहेंगे हम तो ओवर एज हो जा रहे हैं भैया, ऐसे देर से हमको क्या फ़ायदा है। तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलने जा रहा है, रिलीफ मिलने जा रही है, काय परेशान हो रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोगों को आयु सीमा में 3 से 5 वर्ष की छूट मिलने जा रही है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक मित्र ने कमेंट किया हुआ था, मुझे याद है, कि जब हमारी आयु सीमा ही निकल जाएगी, ये आवेदन की तिथि ही निकल जाएगी, तो हम आयु सीमा बढ़ जाएगी तो उसमें हम क्या करेंगे। भाई देखिए, अब आवेदन की तिथियां तो नहीं वो बढ़ा देगा लोक सेवा आयोग, पीसीएस का या किसी की चीज़ का, जो भी आवेदन की तिथियां तो नहीं बढ़ा देगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, और वही संवैधानिक संस्था आप लोगों की इस समय नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बन रहा है, इसका भी यही क्राइटेरिया होगा। इसको बाकायदा संविधान की शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अपने आप में नियुक्ति करने का अधिकार। और सोचिए, एक अशासकीय विद्यालयों की भर्ती करने वाला माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, पहले उसके अध्यक्ष और सदस्य को नियुक्त करने का अधिकार था, हटाने का अधिकार सरकार को नहीं था, है ना। स्वेच्छा से इस्तीफा दें तो ठीक है, नहीं दें तो फिर कोई नहीं। ऐसी स्वायत्त शासी संस्था हो गई तो समझ लीजिए कि अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं तो, या मेंबर के पद पे, तो उनको कोई हटा नहीं सकता तुरंत, ऐसी स्थिति थी। लेकिन इस वाले आयोग में जो है एक निर्धारित कार्यकाल जो रहेगा, तो उतने कार्यकाल तक रहेंगे और अपनी उनकी आधिकारिक शक्तियाँ रहेंगी, एक कोरम रहेगा। जाहिर सी बात है कि 12 मेंबर और एक अध्यक्ष सहित कुल 13 की कमेटी होगी, 12 सदस्य हैं, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा कार्य होगा। प्राइमरी की भर्तियां समय पे आएंगी, टीजीटी पीजीटी की भर्तियां समय पे आएंगी, टीजीटी का क्राइटेरिया भी बदल गया है। तो देखिए, सब समय के अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, तो परिवर्तन होगा ज़रूर। और देखिए, जो भी लोग, है ना, आज हमने सोचा कि आज थोड़ा वकील के ड्रेस में आप लोगों के बीच में आए, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, है ना। अब मैं वकालत करने तो जा नहीं रहा हूँ कि यहाँ पे सफ़ेद वाला लटकाऊँ, तो मैं कहा कि थोड़ा सा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि एलटी, टीजीटी, पीजीटी, इसके अलावा प्राइमरी, इन सभी के लिए जो हमारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं, ये रिलीफ की ओर बढ़ रही हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे ऐसे कुछ याची बंधु हैं जो सहायता नहीं कर रहे हैं, इसमें साथ नहीं आ पा रहे हैं। और यकीन मानिए, जिस दिन उनका नाम लिस्ट से बाहर रहेगा और चयनित होने के पश्चात भी उनसे सीधे कह दिया जाएगा, भैया ऐसी बात है, बाकी आप अपना, है ना, जो भी हो रहा है, वकील साहब आपका रिटर्न कर रहे हैं और आप जाइए मलाई खाइए, मज़े लीजिए, है ना। और रही बात ये कि देखिए, आज के समय में मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वकील किसी का पैसा लेते हैं तो वकील पैसा किसी का वापस नहीं करते। वकील जो है, वकील इसीलिए कहने सब पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं, वकील पैसा किसी का खा जाते हैं तो किसी का देते नहीं हैं। लेकिन जो अच्छे वकील होते हैं वो आपको न्याय दिला करके मानते हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ,
न्याय दिला के मानते हैं। तो निश्चित रूप से अगर न्याय की एक व्यवस्था आप को बनानी है और आपको ये लगता है कि आपको जीत हासिल हो सकती है, तो कृपया आप लोग सहयोग करें। सहयोग बहुत आवश्यक है, और नहीं सहयोग करते हैं तो उसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होंगे, याद रखिएगा। हाँ, ये चीज़ है। और चूँकि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है कि आपको पथभ्रष्ट होने से हम बचाएं। तो अगर आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के अथवा हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ लेना चाहते हैं, तो जिसकी उम्मीद 99% बन चुकी है, तो आप सभी लोग प्राइमरी या 2021-2016 की टीजीटी पीजीटी की याचिका में जुड़िए। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए काफ़ी पद हैं दोस्तों, और वो पद आपको मिल सकते हैं अधिकारों की लड़ाई लड़ के, जिसकी ओर हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो ज़्यादा देर ना करें, समय कम है, 30 तारीख को ये सुनवाई लग रखी है, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है। तो देर ना करें, जिन लोगों ने हियरिंग शुल्क नहीं जमा किया हो अविलंब जमा कर दें, और जो लोग नए याचिका में जुड़ना चाहते हैं वे तत्काल जमा करके अपना दस्तावेज इत्यादि याची बन जाएं। समय कम है, अब फैसला आपका, आपको करना है। 9219-166752 पर व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सही दे करके आप नोट्स बुक कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें। मैं वो बिजी पर्सन रहता हूँ, मेरे पास में टाइम का बिल्कुल ही अभाव है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा कमेंट करके, है ना, क्योंकि कमेंट मैंने ऑन कर रखा हुआ है, कमेंट करके कर सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमको कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार फिर से आपको लोकतंत्र के महान उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संविधान सभा के द्वारा बनाया गया यह संविधान आप लोगों के लिए शुभ हो। और निश्चित रूप से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके नेतृत्व में जो ये संविधान बना वह बहुत ही आदरणीय है और निश्चित रूप से वंदनीय भी है। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा जो ये संविधान बनाया गया, अब कुछ लोग कहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया। आप मूल्यांकन कर लीजिएगा, वो सिर्फ प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, है ना। हाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इतनी बनी हुई समितियों में से एक समिति के अध्यक्ष थे। जाहिर सी बात है संविधान के शिल्पकारों में उनका महान योगदान था, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संविधान निर्माता वो नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप गूगल पर सर्च करके देख लीजिए, राजनीतिक स्टंट है, लोग स्टंट खेलते हैं और तमाम प्रकार की बातें करते हैं, है ना। व्यक्तिगत रूप से हम लोग भी सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये ना आपको गलत तथ्यों से बचना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में ही बोल देते हैं। आपको भी मालूम है कि वो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, यदुवंशी थे, क्षत्रिय वंश की एक शाखा थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप स्वयं सोचिए। लेकिन अब ये है कि उनके उपासक मानते हैं सारी चीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम किसी की भावना को क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं, नहीं किसी के मन को कष्ट पहुंचा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं। जो संविधान निर्माता उनको मानता है, हम ये नहीं कहते, उनका महान योगदान तो है ही है संविधान निर्माण में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा यह संविधान जो बना वास्तव में अपने आप में महान है, इसमें सबका योगदान था, है ना। और बस यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी किसी बात का आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। थैंक यू, वेल स्टे।